केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ट्रंप को यूएस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना गलत। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने कई देशों पे जो टैरिफ लगाए थे वो अवैध है, साथ ही अब तक के वसूले गए टैरिफ को लौटाना होगा। इतना ही नहीं, इमरजेंसी पावर से टैरिफ लगाना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने के हिसाब से जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब तक जो टैरिफ लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो सब कुछ अवैध है। ये अधिकार ट्रंप को है ही नहीं। बता दें आपको, 9 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें से 6 जजों ने ट्रंप के टैरिफ को गलत माना है। 3 जजों ने ट्रंप के टैरिफ का समर्थन किया है। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप को सुप्रीम झटका लगा है टैरिफ को लेकर। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना गलत, ये खुद यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बता दें आपको, ट्रंप अब तक कई देशों पर लगा चुके हैं टैरिफ, लेकिन जिस तरीके से आज कोर्ट की टिप्पणियां सामने आई, उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की ओर से वो भी अवैध है। साथ ही टैरिफ लगाने वाले जो अधिकार होते हैं वो फिलहाल ट्रंप के पास नहीं है। 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें से 6 जजों ने ट्रंप के टैरिफ को गलत माना है, अवैध माना है। हालांकि 3 जजों ने ट्रंप के टैरिफ का समर्थन किया है। तो वो ट्रंप जो बात बात पर टैरिफ की धमकी देते हैं, वो ट्रंप जो बात बात पर दुनिया के कई देशों पे युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं टैरिफ की धमकियों के मद्देनजर, अब उन्हीं ट्रंप के टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालांकि ट्रंप के अपने तर्क है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जरूर ये कहा है कि ट्रंप के पास ये अधिकार नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ईपा का इस्तेमाल किया वो गैर कानूनी है, गलत है, अवैध है। यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप की जो टैरिफ नीति है वो गैर कानूनी है। तो ट्रंप की ओर से यहाँ पर जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया दुनिया के अलग अलग देशों पर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही वहां की जो टिप्पणियां की है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन टिप्पणियों में यह भी कहा गया कि ट्रंप के पास यह अधिकार नहीं है। जिस तरीके से उनकी ओर से ईपा का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेशनल इमरजेंसी जो एक्ट है यहाँ पर इकोनॉमिक के लिए, उसका इस्तेमाल किया गया, वो कहीं से भी वैध नहीं है। ट्रंप के पास यह अधिकार नहीं है। जिस तरीके से उनकी ओर से टैरिफ लगाया गया, और इसी वजह से अब यह भी कहा जा रहा है कि जो टैरिफ लिया गया उसे वापस लौटाना होगा। हालांकि ट्रंप के अपने तर्क है और ट्रंप का यह भी कहना है कि उनके पास प्लान बी है। लेकिन आज क्या कुछ बड़ी बातें रही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टैरिफ को लेकर, समझाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो नींद में भी टैरिफ लगाते थे, हर रोज सुबह जग कर किसी न किसी देश को टैरिफ की धमकी देते थे। लेकिन अब ट्रंप का टैरिफ वाला सपना टूट गया है और अब ट्रंप ना नींद में टैरिफ लगा पाएंगे और ना जागते हुए। 13 महीनों में ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर कई युद्ध रुकवाने का दावा किया। ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल हर दूसरे या तीसरे देश के खिलाफ किया। अब उस टैरिफ को अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने गैर कानूनी बता दिया है। यानी दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। ट्रंप के टैरिफ के दांव पर रोक लग चुकी है। यानी ट्रंप अब किसी भी देश के खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीते 1 साल में वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में ट्रंप टैरिफ का जोरदार असर पड़ा। लेकिन अब इस पर फैसला सुनाते हुए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ गैर कानूनी है। राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। 9 में से 6 जजों ने टैरिफ का फैसला गलत बताया। सभी देशों से वसूला गया टैरिफ लौटाना होगा। ट्रंप को भारत से वसूला गया टैरिफ भी लौटाना होगा। कुल मिलाकर अमेरिका को 16 लाख करोड़ रुपए दुनिया को लौटाने होंगे।
मैंने 200% टैरिफ का धमकी दी थी, उसकी वजह से उन दोनों ने ये युद्ध बंद किया। हालांकि भारत उस बात को नजरअंदाज करता है, उस बात को वो मना करता है। उसके बावजूद भी वो बार बार टैरिफ को एक हथियार बना के पूरे विश्व के ऊपर अपना एक दबदबा कायम करने की जो कोशिश करते रहते थे ट्रंप, उसको बिल्कुल उनके ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध कह दिया गया है कि वो अवैध है। तो ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, जिसका आने वाला असर जो आने वाले समय में और बहुत चीजों पे होगा। अमेरिका के 12 राज्यों ने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मतलब टैरिफ को लेकर ट्रंप के हाथ अब बंध चुके हैं। भारत समेत किसी भी देश पर अब ट्रंप टैरिफ थोप कर किसी तरीके का दबाव नहीं बना पाएंगे। जाहिर है इसका ग्लोबल मार्केट पर बड़ा असर पड़ने वाला है। माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप आने वाले दिनों में टैरिफ के जरिए कई और बड़े फैसले लेने की तैयारी में थे, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ पर बड़ा फैसला आ चुका है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप का टैरिफ वाला प्लान तो यहां पर फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कई खास मेहमान। सबसे पहले हम लिए चल रहे हैं आपको दीपक बोरा जी के पास। दीपक बोरा, पूर्व राजनयिक। दीपक जी, सबसे पहला सवाल तो यहां पर ये कि जो ट्रंप इसी टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल करके दादागिरी करते थे कई देशों पर, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी लौटा हूँ और मैं न्यूज़ देख रहा था। कुछ अपने अमेरिकन फ्रेंड्स जो मेरे मित्र हैं, कुछ रिटायर्ड जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब को पॉलिटिकली एक तमाचा पड़ा है, इलेक्ट्रली उनकी पतलून में लात पड़ी है। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुविधा है, जो सिस्टम है अमेरिका में, ये बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप जो मर्जी अपने आप को समझे, भगवान का रूप माने, लेकिन आपके पास पावर नहीं है ये करने की। ये पावर कांग्रेस की है। कि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कोर्ट के पास है, एग्जीक्यूटिव जो है फिर वो ब्यूरोक्रेसी और प्रेसिडेंट के साथ है, फिर लेजिस्लेटिव कांग्रेस के साथ है। तो मेरा मानना है कि ट्रंप कोशिश करेगा, उसने ऑलरेडी कह दिया मेरे पास एक प्लान बी है, वो बकवास कर रहा है। प्लान बी में वो कोशिश जरूर करेगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाए जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की ये जो रूलिंग है इसको ओवरटर्न कर दिया जाए। ये हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फाइनल बाइंडिंग रूलिंग दिया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना, संशोधन के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा नहीं मानना कि डेमोक्रेट्स उसका समर्थन करेंगे। ट्रंप साहब बहुत फुदक रहे थे। अब इसका परिणाम क्या होगा, मैं ये भी प्रिडिक्शन नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और बड़ी बात तो यहाँ पर यह है दीपक बोरा जी कि 9 में से 6 जजों ने यह माना है कि जो ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाया गया वो वैध कानून। इसी बीच बड़ी खबर आ गई है जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया आई है और यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक है। ट्रंप कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हालांकि बैकअप प्लान के तौर पे ट्रंप अब क्या कुछ कर सकते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, ये तमाम बातें, जानकारियां आनी बाकी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बता रहे हैं ट्रंप। इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी, फॉरेन एक्सपर्ट है। दीप्ति जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ट्रंप अभी कह रहे हैं कि उनके पास बैकअप प्लान है, वो प्लान क्या कुछ हो सकता है, पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये कि भारत के लिहाज से ये जो सुप्रीम ब्रेक लगा है टैरिफ को लेकर, वो कितना फायदेमंद? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं कहूंगी ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 20 फरवरी अभी 1 साल 1 महीना हुआ है। और अगर देखा जाए तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को, क्योंकि उन्होंने फरवरी में ही तकरीबन लगानी शुरू करी थी जब वो 20 जनवरी 2025 में इलेक्ट होके आए थे, तो फरवरी से उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर एक अपना दबदबा बनाने वाली जो ये टैरिफ के तहत कोशिश की थी और वो बनाने में सफल भी रहे थे काफी हद तक, भारत को छोड़ के। तो उसका एक ये लगाम जिसे कहते हैं कि थमी है, एक ये लगाम लगाई गई है, एक ये रफ्तार को थामा है उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट ने। जहां तक आप बात कर रहे हो, देखो पहली प्रतिक्रिया ट्रंप ने दी है कि मेरे पास बैकअप प्लान तैयार है। ट्रंप की, जैसे हम एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात करें, ट्रंप चाहे जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो ट्रंप की ये आदत रही है कभी भी अपने आप को वो दिखाते नहीं है, चाहे वो कितने बड़े बैकफुट पे क्यों ना आए हों। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो वहां के माननीय जब वहां के जो 6-3 से जो जजमेंट आई है, तो जॉन रॉबर्ट्स की, जो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की जो स्टेटमेंट है, वो इसी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कांग्रेशियल अप्रूवल के बिना
कैसे उन्होंने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके टैरिफ लगा दिए। तो उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि भैया आपको अपने कांग्रेस के सपोर्ट के बिना ये टैरिफ लगाना आपके लिए एक अवैध, उन्होंने इसको घोषित कर दिया है। तो जो पहला अगर बैकअप की बात करें तो ये रहता है कि वो अपनी कांग्रेस पे जाएं, लेकिन नोइंग ट्रम्प और ऑल्सो नोइंग के रिपब्लिकन्स ने वेनेजुएला में जब मुदारा को उठाया था तो वहां पर भी रिपब्लिकन्स ने ही उनके खिलाफ में वोट किया था। तो ट्रम्प की सिचुएशन को देखते हुए वो पार्लियामेंट पे जाते तो नहीं दिख रहे। तो बाकी जहां तक बैकअप की बात करें, देखिए सेक्शन 301 है, सेक्शन 323 है, सेक्शन 122 है और सेक्शन 338 है जिसका इस्तेमाल ट्रम्प कर सकते हैं। लेकिन इन चारों सेक्शंस को समझना भी बहुत जरूरी होगा। ये चारों सेक्शंस अपने आप में एक पावर तो देते हैं यूएस प्रेसिडेंट को टैरिफ्स लगाने की, लेकिन वो पावर्स इतनी स्वीपिंग पावर्स नहीं है जितनी कि अभी उन्होंने इस पैक्ट के तहत लगाई थी। तो जैसे हम सेक्शन 301 की बात करें तो वो बात करता है कि रेसिप्रोसिटी में अगर आपको कोई टैक्सेस लगाने हो, टैरिफ्स लगाने हो, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जो बात है तो वहां तक वो कहते हैं। उसके अलावा सेक्शन जो 232 है वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। तो एल्यूमिनियम स्टील के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के चलते तभी कार्स के ऊपर टैरिफ कम नहीं हुआ, वो ऑलरेडी है। फिर सेक्शन 122 भी 15% की कैपिंग दे देता है। सेक्शन 338 भी आपको लिमिटेड डेज की एक देता है क्लॉज। तो इन सबके तहत अब कहां से वो बैकअप लाइन लाएंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने वाली, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो प्रावधान नहीं है कि उनको एक अनलिमिटेड और पावर। अब जिस तरीके से ट्रंप बैकअप प्लान की बात कर रहे हैं, देखना यह होगा कि उन्होंने ट्वीट तो कर दिया है अपनी जो उनका प्लान है बता तो दिया, लेकिन वो करेंगे क्या सामने आना बाकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्षी डेमोक्रेट्स ने खुशी जताई है। विपक्षी डेमोक्रेट्स ने फैसले को अपनी जीत बताया है। टैरिफ ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है, ये डेमोक्रेट्स की ओर से कहा गया है टिप्पणी के तौर पर। अमेरिकी कामगारों को नुकसान पहुंचाया गया ट्रंप के इस फैसले के जरिए। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं टैरिफ से प्रभावित हर अमेरिकी परिवार की ये जीत हुई है। तो यहां पर विपक्षी पार्टियों की ओर से डेमोक्रेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और यह कहा है कि यहां पर जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ ये फैसला आया, ट्रंप के फैसलों के खिलाफ ये फैसला आया, इस पर खुशी जताई जा रही है। मैं साथ जुड़ गए बात करने के लिए जसदीप सिंह जस्सी जी। और जिस तरीके से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के टैरिफ वाले हथियार के खिलाफ, जो टिप्पणी महत्वपूर्ण है उसमें एक ये भी है कि जो अब तक टैरिफ वसूला गया है, लिया गया है, 16 लाख करोड़ वो वापस करने होंगे। क्या लगता है आपको वापस करेंगे ट्रंप? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये उनके ऊपर इसलिए आया कि उन्होंने जो एक्ट यूज किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, उसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो आपने टैरिफ लगाए इस एक्ट के अंदर जायज नहीं है। पर इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के पास और बहुत सारी पावर्स हैं जिसके अंदर वो अभी लगा सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी जिसमें वो स्टील पे लगा सकते हैं और कई चीजें हैं जिस पे लगा सकते हैं और वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के थ्रू जाता है, उसमें उनके कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 122 जो कि ट्रेड डेफिसिट्स के अंदर लगा सकते हैं, कांग्रेस से अप्रूव करा सकते हैं। तो इसे ये कह देना कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब। और जिस तरीके से यहां पर बड़ी खबर आई ट्रंप के टैरिफ को लेकर के बड़ा ब्रेक लगा, लेकिन बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी में आज मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई। दिल्ली में जब दुनिया भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोहा मान रही थी, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर कार्यक्रम के दौरान जो तमाशा किया उसने राजनीति को शर्मसार कर दिया। क्या विरोध का मतलब अब अश्लीलता और देश का अपमान करना है? क्या हुड़दंग करना है? देखिए कैसे विकास के उत्सव में कांग्रेस ने बौद्धिक दिवालियेपन का प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें किसी सभ्य लोकतंत्र की नहीं लगती। कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता के विरोध में इस कदर अंधे हो गए हैं कि उन्हें सत्ता विरोध और देश विरोध में कोई फर्क ही महसूस नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या एआई जैसी आधुनिक तकनीक का विरोध इस शर्मनाक तरीके से किया जाना चाहिए? क्या यह विरोध सरकार के खिलाफ है या फिर सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक सस्ता हथकंडा? ये युवा कांग्रेस के वो सिपाही हैं जो राहुल गांधी के इशारे पर भारत मंडपम के अंदर घुसकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे थे। इस समय
हॉल नंबर 5 में वैश्विक सहयोग पर चर्चा हो रही थी। ये लोग भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ शोर मचा रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को एआई समिट में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। प्रदर्शन की और भी कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें 15-20 की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए है। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी है। उस पर लिखा है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया गया और लिखा गया, एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे का सच दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कॉर्पोरेट हित दिखे और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए, तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। यूथ कांग्रेस की इस करतूत से देश शर्मसार है, तो वही यूथ कांग्रेस अपना चेहरा छिपाने के बजाय अपनी बेशर्मी का ढोल पीट रही है, अपने शर्मनाक प्रदर्शन को जायज ठहरा रही है। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा। फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने साजिश के तहत जानबूझकर ये प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और क्यूआर कोड स्कैन करके समिट हॉल में एंट्री की। उन्होंने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और अंदर टी शर्ट। हॉल नंबर 5 के पास उन्होंने अपने स्वेटर और जैकेट उतार दिए और टी शर्ट लहराते हुए प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। अब तक 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी की पहचान की जा रही है। 4 लोगों को डिटेन किया, बाकी की पहचान कर रहे हैं। इन्होंने सुनियोजित तरीके से आके शर्ट और स्वेटर के नीचे अपनी टी शर्ट छुपा के ये क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से ये आए। पहले से रजिस्टर इन्होंने कर रखा था, तभी लोग एक प्लानिंग के तहत यहाँ पे आए। स्वेटर और शर्ट उतार के इन्होंने टी शर्ट बाहर निकाली और उसके प्रोटेस्ट इन्होंने किया। इनमें से 4 को डिटेन कर लिया, बाकी की जाँच जारी है और इनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा। यूथ कांग्रेस की इस करतूत से देश हैरान और परेशान है। जब देश एक बड़े निवेश और ग्लोबल पार्टनरशिप की दहलीज पर खड़ा है, तब इस तरह का हुड़दंग सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों के गौरव को चोट पहुंचाता है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन विरोध नहीं, देश के इमेज को नुकसान है, जिसकी कांग्रेस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करते करते अब देश के विरोध पर उतर आई है? क्योंकि जिस तरीके से आज एआई समिट के दौरान कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं की ओर से हंगामा किया गया, वो देश को शर्मसार करने वाला था। और बड़ी बात यहां पर यह है कि जब पूरी दुनिया में एआई समिट की चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस के यूथ के कार्यकर्ताओं ने क्या देश का अपमान करने की ठान ली है? और यही वजह है कि कांग्रेस के इस करनी के बाद बीजेपी के नेताओं ने इस एक्शन पर कड़ा ऐतराज जताया। आज बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने भी जिस तरीके से आज कांग्रेस के युवाओं की ओर से प्रदर्शन किया गया, उसके जवाब में प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की इन 2 तस्वीरों ने पूरे देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स के साथ राहुल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल का पुतला फूंका। बीजेपी का आरोप है कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देश के खिलाफ है।
में लिखा था कि राहुल गांधी शर्म करो। आज जो भारत का जिस तरीके से नाम रोशन हो रहा था, विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचाइयों पर बढ़ रहा था, तो आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट के अंदर पहुंचते हैं, भारत का नाम किस तरीके से वहां पर कलंकित करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद किस तरीके से तस्वीरें होती है, सभी के अंदर आक्रोश है। चाहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो या देश के अलग अलग लोग हो जो देश से प्रेम करते हैं, तो सभी आक्रोशित थे। उसी के तहत मेरे ठीक पीछे एक बार जूम करके वो नीला बोर्ड दिखाओ, वही राहुल गांधी का घर है जहां पर ये कार्यकर्ता जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस का इस तरीके से बैरिकेड वो नहीं पहुंच पाते। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन महज संयोग है या सोचा समझा प्रयोग, क्योंकि बीजेपी सीधे सीधे इसे कांग्रेस की साजिश करार दे रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की साजिश का खुलासा किया और दावा किया कि इस साजिश में राहुल गांधी सीधे तौर पर शामिल हैं और ये पूरी साजिश राहुल गांधी के घर पर रची गई। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। समित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को देश का गद्दार तक करार दे दिया। कहा इनका काम यही है, रंग में भंग डालना। देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। सीएम योगी ने तो हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की और कहा कि देश की छवि किसी भी कीमत पर खराब नहीं की जा सकती। वहीं कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत की तरक्की और विदेशी निवेश से जलती है, इसीलिए जानबूझकर विदेशी मीडिया की मौजूदगी में इस तरीके का अमर्यादित प्रदर्शन किया गया। शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। कांग्रेस की इस शर्मनाक हरकत पर उनके साथी भी उन पर हमला बोल रही हैं और प्रदर्शन को गलत बता रही हैं। एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सियासी पारा हाई है, तो वहीं आम लोग भी देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों से नाराज हैं। यूथ कांग्रेस की इस शर्मनाक हरकत को देश के खिलाफ बता रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी ही सही है। समिट में हंगामा कांग्रेस का क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है। ये हमेशा संसद में हंगामा करते हैं, तो एआई समिट है। इनकी सोच जो है पैट्रियोट नहीं है। ये पॉलिटिकल इवेंट है ही नहीं, तो जो कर रहे हो पॉलिटिकल बनाए जा रहे हैं, तो उन्हें पूछिए जो कर रहे हैं गलत। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये हमारे लोगों के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। कांग्रेस की ये करतूत अब सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रदर्शन विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत की रेटिंग गिराने के लिए किया गया था? पास लेकर अंदर घुसना और ठीक कैमरे के बाहर कपड़े उतारना, क्या ये प्री प्लान साजिश नहीं? क्या कांग्रेस को अब देश की गरिमा से ज्यादा अपनी राजनीति प्यारी है? विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अपने ही देश में विदेशी मेहमानों के सामने मर्यादा की सीमा लांघना क्या सही है? बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौद्धिक दिवालियापन और देश विरोधी मानसिकता का प्रमाण बताया है। वही देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों पर कानून ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देश को इंतजार है कि पुलिस साजिश के पीछे के असली मास्टरमाइंड का कब तक खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो सिंगापुर और जापान का दौरा करेंगे, जहां वो दोनों देशों की कंपनियों के साथ कई अहम समझौते भी कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अभी से सीएम योगी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव योगी के विदेश दौरे पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान का दौरा करने वाले हैं। योगी की कोशिश है कि वो ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में निवेश लाएंगे और यूपी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विपक्षी दल अभी से योगी के विदेश दौरे को लेकर फेक नैरेटिव फैलाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी के विकास के लिहाज से अहम इस दौरे को लेकर योगी का टूट कहकर तंज कसा। किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। योगी के विदेश दौरे पर यूपी के मंत्री और अधिकारियों को मिलाकर 18 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है, जिसमें यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी, सीएम के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और सचिव अमित सिंह का नाम शामिल है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि योगी किसी के कहने पर विदेश घूमने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को ये जान लेना चाहिए कि 23 और 24 फरवरी को योगी सिंगापुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास को लेकर सिंगापुर के साथ आपसी सहयोग और आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अखिलेश को लगता है कि वो बजट सत्र खत्म होने के बाद घूमने के लिए विदेश जा रही हैं। बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। सिंगापुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जापान जाएंगे। योगी 25-26 फरवरी को जापान दौरे पर रहेंगे, जहां वो जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे। इन कंपनियों के साथ योगी सरकार की तरफ से MOU साइन करेंगे। यानी योगी के जापान दौरे का उद्देश्य यूपी के विकास को रफ्तार देना है। लेकिन अखिलेश यादव को कौन समझाए कि यूपी के विकास को लेकर योगी का विजन क्या है? भाई हम कैसे बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारा स्टेट खराब है? वो आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा छेड़ी जा रही तो यूपी में है, जो घटनाएं हो रही हैं वो यूपी में है। अरे आपका फतेहपुर तो बहुत आगे है। जिस फतेहपुर को वो फतेह करना चाहते थे, नहीं फतेह कर पाए पीडीए की ताकत से और सबके सहयोग से, वहां क्या नहीं अपराध हो रहा। अखिलेश यादव को योगी के विदेश दौरे से पहले उन्हें जापान की तस्वीर देख लेनी चाहिए। जापान के प्रवासी भारतीय योगी के आगमन की तैयारियों में अभी से जुटे हैं। योगी के आगमन को देखते हुए पंडाल सज गया है, पूजा पाठ चल रहा है, जापान में तिरंगा और भगवा झंडा लहर रहा है, जगराते की तैयारियां चल रही हैं। प्रवासी भारतीय भक्ति गीतों पर झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे योगी जापान में राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को कौन समझाए कि योगी का विजन क्या है? 2017 से जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। एक्सप्रेसवे का जाल है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। इन चीजों को और कैसे बेहतर किया जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश बढ़े, कैसे उत्तर प्रदेश का और विकास हो, इन सारी चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा और निश्चित रूप से इस दौरे से उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर में तो पहले से ही लोकप्रिय हैं, लेकिन अब उनकी चर्चा विदेशों में भी शुरू हो गई है। जापान में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। जापान में योगी के पहनावे को लेकर भी चर्चा हो रही है। योगी भगवा वस्त्र पहनकर ही सिंगापुर और जापान जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब संवैधानिक पद पर बैठा शख्स भगवा पहनकर विदेश का दौरा करेगा। सीएम योगी इस दौरान सैंडल की जगह जूता पहन सकते हैं और जापान के श्री राम और हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष को तो हर मुद्दे पर सियासत करने की आदत सी पड़ गई है। अब देखना ये होगा कि योगी विदेशी धरती से यूपी के लिए क्या कुछ सौगात लेकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच खबर कानपुर देहात से आ रही है, जहां कानपुर देहात के तालाब में कार गिर गई है, जिससे चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि 6 लोगों को बचाया भी गया है। शिवाली कोतवाली के बैरी गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पे 13वीं में शामिल होने के लिए परिवार जा रहा था, लेकिन यहां पर कार हादसे का शिकार हो गया। तालाब में कार गिर गई, बेकाबू रफ्तार थी इसकी। कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि इसमें और भी लोग सवार थे जिन्हें बचाया गया है। फिलहाल 4 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर इको कार तालाब में जा गिरी, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें आपको 13वीं में शामिल होने के लिए परिवार जा रहा था, लेकिन तालाब में कार गिर गई, हादसे का शिकार हो गई। जिसके बाद 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 6 लोगों को बचाया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई इस हादसे का शिकार हो गई। तो कानपुर देहात की खबर बता रहे हैं आपको, जहां पे कार के बेकाबू रफ्तार की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पे दिल्ली में बेकाबू कार ने 5 लोगों को रौंदा है। हादसे में घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बता दें आपको शकरपुर इलाके में कार ने 5 लोगों को रौंदा है। जो लोग घायल हैं उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन यहां पर भी बेकाबू कार का रफ्तार जो है यहां पे देखने को मिली, और बेकाबू कार की वजह से कई लोग इसका शिकार बन गए। जो लोग घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।